स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के 700 से 1750 ईस्वी के बीच के उस 1000 साल के इतिहास की बात करने वाले हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं है। सच कहूं तो ये एक ऐसी उलझी हुई लेकिन बेहद दिलचस्प पहेली है जिसे इतिहासकारों को बहुत सावधानी से एक-एक टुकड़ा जोड़कर सुलझाना पड़ता है। तो चलिए इस पहेली की गहराइयों में उतरते हैं और इतिहास के पन्नों को एक नए नजरिए से खंगालते हैं। इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। पहला, बदलते नक्शे और दृष्टिकोण। दूसरा, शब्दों के बदलते मायने। तीसरा, लिपिक और पांडुलिपि की पहेली। चौथा, नई तकनीकें और सामाजिक समूह। पांचवां, साम्राज्य और बदलती मान्यताएं। और अंत में छठा, ऐतिहासिक समय की नई सोच। हम एक-एक करके इन सभी पहलुओं पर गौर करेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, बदलते नक्शे और दृष्टिकोण। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, दुनिया को देखने का नजरिया समय के साथ कैसे बदलता है, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। 1154 ईस्वी में अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने जो नक्शा बनाया था उसमें दक्षिण भारत ऊपर की तरफ था और श्रीलंका बिल्कुल टॉप पर। इमेजिन कर सकते हैं। और फिर ठीक 600 साल बाद 1720 के दशक में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार का नक्शा आता है जो आज के हमारे भौगोलिक ज्ञान से काफी मिलता जुलता है। जगह वही है लेकिन महज 600 सालों में दुनिया को कागज पर उकेरने का विज्ञान कितनी तेजी से बदल गया है ना, कमाल की बात। इसीलिए इतिहास में हम कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ है। आप पुराने दस्तावेजों या नक्शों को आज के चश्मे से नहीं पढ़ सकते। असल सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें उस समय की बैकग्राउंड और नक्शा बनाने के उस बदलते हुए विज्ञान को गहराई से समझना पड़ता है। कहने का मतलब है कि इतिहासकार सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं पढ़ते, वो एक जासूस की तरह उन शब्दों के पीछे छुपे पूरे के पूरे समाज और विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब अपने दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, शब्दों के बदलते मायने। जिस तरह नक्शे बदलते हैं वैसे ही शब्दों के अर्थ भी पूरी तरह बदल सकते हैं। हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। 13वीं सदी में जब मिन्हाज ए सिराज ने इसका इस्तेमाल किया तो उनका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के उस इलाके से था जो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। एकदम पॉलिटिकल डेफिनेशन। लेकिन 16वीं सदी तक आते आते बाबर ने इसी शब्द का इस्तेमाल पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, यहाँ के जानवरों और लोगों की संस्कृति को बताने के लिए किया। आज के हमारे राष्ट्रीय अर्थ से ये दोनों ही बातें कितनी अलग हैं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक शब्दावली समय के साथ भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान में बदल जाती है। एक और मजेदार उदाहरण है विदेशी या परदेशी शब्द का। आज विदेशी का मतलब है कोई दूसरे देश से आया इंसान, लेकिन मध्यकाल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय कोई भी ऐसा अजनबी जो किसी गांव की संस्कृति या समाज का हिस्सा नहीं था, उसे विदेशी माना जाता था। मतलब अगर एक ही गांव में 2 अलग-अलग धर्म या जाति के किसान रह रहे हैं तो वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे, लेकिन जंगल से आने वाला कोई भी व्यक्ति उनके लिए निश्चित रूप से विदेशी होता था। इससे पता चलता है कि उस समय राष्ट्रीयता से ज्यादा अहमियत लोकल कल्चर और रहन-सहन की थी। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, लिपिक और पांडुलिपि की पहेली। इतिहास की ये पूरी कहानी असल में शुरू होती है अभिलेखागार यानी आर्काइव से। ये वो जगह है जहां पुराने दस्तावेज और हस्तलिखित किताबें यानी पांडुलिपियां संभालकर रखी जाती हैं। पुराने जमाने में अमीर लोग, राजा महाराजा या मंदिर इन्हें बड़ी हिफाजत से जमा करते थे और आज के इतिहासकार अपनी असली जासूसी इन्हीं आर्काइव्स की धूल भरी किताबों के बीच करते हैं। यहीं से अतीत के वो सुराग मिलते हैं जो समय के साथ कहीं खो गए थे। अब जरा उस दौर के बारे में सोचिए जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तब लोग हाथों से किताबें कॉपी करते थे। आपने बचपन में टेलीफोन वाला खेल तो खेला होगा जिसमें एक कान में कही बात अंत तक आते आते कुछ और ही बन जाती है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब लिपिक यानी स्क्राइब्स हाथों से नकल करते थे तो कभी कोई शब्द बदल जाता तो कभी पूरा वाक्य। सदियों तक ऐसा होने से ये छोटी छोटी गलतियां जुड़कर बहुत बड़ी बन गई और कई बार तो मूल अर्थ ही पूरी तरह पलट गया। एक छोटे से शब्द का हेरफेर आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरा इतिहास बदल सकता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि इतिहासकारों को आज असली बात का सिर्फ अंदाजा लगाना पड़ता है। उन्हें एक ही किताब के कई कई वर्जन पढ़ने पड़ते हैं। अब 14वीं सदी के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी को ही ले लीजिए। उन्होंने 1356 में अपना पहला इतिहास लिखा और 2 साल बाद दूसरा संस्करण। दोनों बिल्कुल अलग थे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि 1971 तक दुनिया को पहले वर्जन के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि वो लाइब्रेरियों के विशाल ढेर में कहीं दब कर रह गया था।
इससे आप समझ सकते हैं कि इतिहास को फिर से जोड़ना कितना अनिश्चित और जटिल काम हो सकता है। आइए अब अपने चौथे विषय की बात करते हैं, नई तकनीकें और सामाजिक समूह। ये 1000 साल का दौर सिर्फ किताबों और नक्शों का नहीं था, बल्कि ये तो कमाल के तकनीकी और सामाजिक बदलावों का समय था। खेतों में सिंचाई के लिए रहट यानी पोर्शन व्हील आ गया, कपड़े बुनने के लिए चरखा आ गया और युद्ध के मैदान में आग्नेयास्त्रों यानी फायर आर्म्स की एंट्री हो गई। और खाने पीने की बात करें तो दुनिया ही बदल गई। आलू, मक्का, मिर्च और हाँ, हमारी आपकी पसंदीदा चाय और कॉफ़ी, ये सब बाहर से आने वाले यात्रियों के साथ इसी काल में भारत पहुंचे। इन चीज़ों ने यहाँ की इकोनॉमी और समाज को ऐसा बदला कि भारतीय उपमहाद्वीप पूरी दुनिया के व्यापार का एक अहम केंद्र बन गया। जाहिर है, जब इकोनॉमी और तकनीक बदलेगी तो समाज का ताना बाना भी तो बदलेगा। जंगलों की भारी कटाई हुई, खेती का विस्तार हुआ और नए किसान समूह सामने आए। समाज जब ज्यादा जटिल होने लगा तो जातियों या उपजातियों का उदय हुआ। लोगों को उनके काम और बैकग्राउंड के हिसाब से रैंक किया जाने लगा। इन नए और पेचीदा ग्रुप्स को संभालने के लिए बड़े बुजुर्गों की सभाएं बनने लगी, जिन्हें कई जगह जाति पंचायत कहा गया। कहने का मतलब है कि अब समाज में आपका रुतबा सिर्फ आपके जन्म से नहीं, बल्कि आपके व्यवसाय और आर्थिक स्थिति से भी तय होने लगा था। अब बारी है हमारे 5वें खंड की, साम्राज्य और बदलती मान्यताएं। इस दौर में चोल, तुगलक और मुगलों जैसे कई विशाल साम्राज्य खड़े हुए, लेकिन इन बड़े साम्राज्यों के अंदर भी कितनी गहरी क्षेत्रीय विविधता थी, इसे 1318 में मशहूर कवि अमीर खुसरो के शब्दों से बखूबी समझा जा सकता है। उन्होंने सिंधी, कश्मीरी, अवधी जैसी कई क्षेत्रीय भाषाओं का जिक्र किया, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि संस्कृत किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं थी। ये एक प्राचीन भाषा थी जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे। ये बात ये साबित करती है कि इतने विशाल साम्राज्यों के साए में भी स्थानीय पहचानें और भाषाएं कितनी मजबूत थीं। सिर्फ समाज की बनावट नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और धर्म भी तेजी से विकसित हो रहे थे। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई और राजाओं ने विशाल और भव्य मंदिर बनवाए। इसी दौर में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बदलाव आया, भक्ति आंदोलन का उदय। इसमें पुरोहितों के जटिल कर्मकांडों के बजाय एक व्यक्तिगत और प्रेमपूर्ण ईश्वर की कल्पना की गई। इसके अलावा व्यापारियों के जरिए इस्लाम उपमहाद्वीप में पहुंचा और सूफी रहस्यवादी परंपराओं ने भी अपनी गहरी जड़ें जमाईं। धर्म और आस्था के ये सभी रूप समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ खुद को ढाल रहे थे। चलिए अब अपने आखिरी और छठे हिस्से की ओर मुड़ते हैं, ऐतिहासिक समय की नई सोच। अब सोचने वाली बात यह है कि इतिहासकार इतने लंबे समय के प्रवाह को बांटते कैसे हैं। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को महज शासकों के धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांट दिया था। लेकिन आज के नजरिए से देखें तो ये मॉडल पूरी तरह से गलत था, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज में हुए बाकी सभी बड़े बदलावों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता था। इसीलिए आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण इन युगों को उनके साझा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर बांटता है, जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये आधुनिक दृष्टिकोण उस पुराने मिथक को भी तोड़ता है जिसमें कहा जाता था कि मध्यकाल तो एकदम स्थिर या ठहरा हुआ दौर था। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि आधुनिकता के विपरीत मध्ययुगीन काल में कोई खास भौतिक या बौद्धिक तरक्की नहीं हुई। लेकिन इस एक्सप्लेनर में हमने जो कुछ भी देखा उससे ये बिल्कुल साफ है कि इस 1000 साल के सफर में समाज, अर्थव्यवस्था और तकनीक में कितनी क्रांतिकारी बदलाव हुए। ये दौर बिल्कुल भी ठहराव का नहीं था, बल्कि जबरदस्त विकास और निरंतर गतिशीलता का था। तो अगर पूरी बात को समेटें तो इतिहास सिर्फ राजाओं और तारीखों की कोई सूखी सी लिस्ट नहीं है। ये एक लगातार बदलने वाली पहेली है। बदलते नक्शे, शब्दों के नए मतलब और निरंतर विकसित होते समाज, ये सब मिलकर इतिहास बनाते हैं। हर एक पुराना दस्तावेज, हर एक नया शब्द और हर एक तकनीक अपने जमाने की एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाती है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें हर चीज को एक बड़े और बहुआयामी नजरिए से देखना पड़ता है। तो अंत में आपके लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जाते हैं। अगर पिछले 1000 सालों में शब्दों और नक्शों के अर्थ इतनी तेजी से और इतनी गहराई से बदल गए, तो जरा सोचिए आज से 1000 साल बाद के इतिहासकार हमारे द्वारा छोड़े जा रहे इन अथाह डिजिटल रिकॉर्ड्स की गलत व्याख्या कैसे कर सकते हैं। क्या वो भी हमारे ट्वीट्स और डेटा का कुछ और ही मतलब निकालेंगे। इतिहास की ये निरंतर बदलती प्रक्रिया वाकई में गहराई से विचार करने का विषय है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।